हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहद नान और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक डिस्कस करूंगा जो हम ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए या यूनानी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आप क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरह से एक एक दिन का मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूं। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मकसद बता दूं कि ये मैंने शुरू ही क्यों किया और मेरे दिमाग में कहाँ से आइडिया आया। जब मैंने बीओएमएस कर लिया और मैं जाके अपनी क्लिनिक पर बैठा तो मैंने ये देखा कि मेरे पास जो मरीज आ रहे थे वो वो वाले लोग थे जो समाज में निम्न स्तर के थे। क्यों? क्योंकि मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था और ज्यादातर लोग वही करते हैं। तो जाहिर है जो लोग एलोपैथी में इलाज करवाना चाहते थे और एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो मेरे पास आते थे, या इस तरह के लोग बहुत सारे बीओएमएस डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और इसी तरह की मोहल्लों में, इसी तरह की बस्तियों में बीओएमएस डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं अपना क्लिनिक खोलना, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि हाई फाई लोग, भाई जाहिर है अगर एलोपैथी का इलाज कराना है किसी को तो वो मेरे पास क्यों आएगा, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा अगर उसके पास वसाइल है। अब मसला ये होने लगा कि मेरे पास जो वो लोग आ रहे थे तो उनके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मीन्स होते नहीं थे। कोई दिहाड़ी मजदूर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो यही हो रहा था कि ठीक है मैं उनकी खिदमत ही करवा रहा था और बहुत ज्यादा कोई मुझे फाइनेंशियल फायदा नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने अपने कलीग से बात की, अपने सीनियर्स जूनियर से बात की, जो लोग भी प्रैक्टिस में हैं। ज्यादातर की शिकायत यही है कि प्रैक्टिस में अगर हम डेली 20 25 30 मरीज भी देख रहे हैं तब भी सब कुछ काट फाट के बहुत ज्यादा हमें फाइनेंशियल फायदा नहीं है। तो और इसका कारण ये बताते थे कि जो क्लिनिक पे आने वाले लोग हैं जब वही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पर नहीं है तो हम कैसे हो पाएंगे। तो मैंने फिर इस बारे में सोचना शुरू किया और फिर मैंने यूनानी को पढ़ना शुरू किया। उसी पढ़ाई के एवज में अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एमडी में एडमिशन ले लिया। मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अब यूनानी की प्रैक्टिस करता हूँ और ऑनलाइन भी करता हूँ। तो जो मैंने चीजें सीखी और क्लिनिकल मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसी की बुनियाद पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करें, आपका नाम हो, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो, तो उसके लिए आपको यूनानी में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आपका नाम हो पाएगा, तभी आपके पास आपके शहर के मोहल्ले के बड़े लोग आ पाएंगे। भाई जाहिर है अगर आप यूनानी के स्पेशलिस्ट हो, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, उसे एलोपैथी का इलाज कराना है, किसी को फैटी लीवर हो रहा है, एलोपैथी का इलाज कराना है, तो एमबीबीएस एमडी लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। फिर वहां भी उसे आराम नहीं होगा, दूसरे के पास जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नाम पैदा किया कि मैं यूनानी में इलाज करता हूँ और फैटी लीवर का यूनानी से अच्छा इलाज कहीं नहीं है, और तुम यहाँ आओ, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि वो धक्के खाने के बाद, जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इसके मरीज धक्के खाने के बाद बिल आखिर आप ही की क्लिनिक पे आने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे उसमें यूनानी है, आयुर्वेद है, इनके पास इन चीजों का इलाज है जो वहां मॉडर्न के पास नहीं है, एलोपैथी वालों के पास नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस रखते हैं, जो आपकी क्लिनिक पर आके आपकी फीस भी पे करेंगे, आपकी दवाइयों के भी पूरे पैसे देंगे, और जिससे आप फाइनेंशियल स्टेबल हो सकेंगे, वो तभी आप आएंगे आपकी क्लिनिक पर जब आप यूनानी में प्रैक्टिस करते होंगे। अगर आप यूनानी में प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो फिर तो जाहिर है जो समाज का निम्न तबका है उन्हीं मोहल्लों में आपको क्लिनिक खोलना पड़ेगा और वही एलोपैथी प्रैक्टिस के चक्कर में वही आपके पास आएंगे, और वो भी 2 4 दिन आएंगे। अगर आपकी दवा से आराम नहीं हुआ फिर वो भी अपना पैसा वैसे जुटा के एमबीबीएस एमडी के पास जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा फेलियर का रीजन यही है कि हम एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी देखा बहुत सारे लोगों में कि उनमें यूनानी को सीखने का बहुत इंटरेस्ट है, भले ही उनका क्लिनिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लिनिक क्लिनिक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें यूनानी के बारे में चीजें पता लगे, यूनानी दवाइयों के बारे में पता लगे, यूनानी का नजरिया पता लगे। तो ये उन लोगों के लिए भी कोर्स है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको जो है इस वीडियो में दूंगा। डे 1 से लेके डे लास्ट तक हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इसका एम क्या है, तो इसका नाम है, इसका एम है, इसका मकसद है बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल यूनानी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें हम हमारी आपकी लर्निंग और आपका समझ ज्यादा अच्छी होगी क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट से, कि क्लिनिक पे यूनानी कंसेप्ट जो है कैसे आप उनको इस्तेमाल करके अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें किस तरह से क्या है यूनानी के ताल्लुक से, सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कौन कौन लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
एलिजिबिलिटी, एनीबडी, कोई भी हु इज इंटरेस्टेड इन यूनानी, यूनानी में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यूनानी सीखने के लिए, यूनानी के बारे में जानने के लिए, कोई भी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई भी है वो, एनीबडी। बहुत सारे मेरे पास इंजीनियर्स के भी कॉल आ गए कि हम ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। अगर आपको यूनानी में दिलचस्पी है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद हो सकता है आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए और हो सकता है घट जाए। तो कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है जिसको भी यूनानी में इंटरेस्ट है। और अगर आप यूएम में डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं, तो फिर मतलब ये कह लीजिए ये आप ही के लिए है। ठीक है, ये प्रोग्राम। दूसरा इसमें आया, इसका स्टार्ट कब से ये हो रहा है? ये हो रहा है जनवरी 15 से 2024 2025, अप्रोक्सीमेटली ±5 डेज हो सकते हैं। ठीक है, आगे 5 दिन ही बढ़ सकता है, घटने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर सीट्स पूरी हो गई उससे पहले ही तो फिर घटा भी सकता हूँ। ठीक है, लेकिन टेंटेटिव डेज 15 जनवरी है। टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? क्लास की टाइमिंग रहेगी 9 PM टू 10 PM, और ये ±15 मिनट्स इसमें रोज हो सकते हैं। इसका जितने मेंबर्स ने ये ज्वाइन किया है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, और फिर उनको उस पर नोटिफिकेशन आती रहेगी कि वो किस टाइम से क्लास है। 9 से 10 ही रहेगी, 9:15 से 10:15 भी हो सकती है। पर वैसे 45 मिनट की क्लास है, 15 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। क्लासेस लाइव होंगी, गूगल मीट पे होंगी या स्काइप पे होंगी। अभी और भी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरी टीम के लोग बताएंगे कि कौन सा वो अच्छा रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स के कौन किस ऐप पे होंगी। लेकिन क्लासेस लाइव होंगी। मीडियम क्या होगा इसके? मीडियम होगा, बोलूंगा मैं उर्दू में बोलूंगा, लिखूंगा रोमन में। तो उर्दू स्पीकिंग और रोमन लिखूंगा रोमन में, जैसे मैंने लिखा है लिखना। हालांकि लिखना वर्ड उर्दू का है लेकिन लिखा रोमन में है, तो इस तरह से सब लिखूंगा। जैसे अगर मुझे कहना है मेरे घर आओ, तो ऐसे लिखा जाएगा, मेरे घर आओ। ठीक है, तो ये इसका जो है मीडियम रहेगा कोर्स का। फीस की अगर बात की जाए, फी इसकी रहेगी, वैसे इसकी फी 10,000 रुपीज है, लेकिन इसमें फिलहाल 25% ऑफ है, तो आपको नेट पे करना पड़ेगा 7500 रुपये इसकी फीस है, जिसकी आपको 2500 रुपीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा, और बाकी के 5000 कोर्स शुरू होने से 10 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन कोर्स शुरू होगा 15 जनवरी को, तो 25 जनवरी तक आपको बाकी के पैसे जमा करने होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें लाइव क्लासेस, एक बार डेमो क्लासेस दे दीजिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैं बहुत सारे डिजीजेस को डिस्कस करता रहता हूँ। मैंने यूनानी के कुछ कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं, तो उसी तरह से बस ये होगा। तो लाइव डेमो का मतलब तो ये है कि बस आप वहां से देख सकते हैं, वही डेमो क्लासेस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटी मोटी इसकी सभी चीजें बता दी। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस पे कांटेक्ट करके अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, और जैसे ही वो फिल होंगी तो इसके खत्म कर देंगे, और कुछ फिल हो भी गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या। अगर बात की जाए डे 1 की, पहले दिन हम क्या पढ़ेंगे? आप आए 15 जनवरी को और हम बैठ गए वहां पर, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा कि यूनानी पैथी का क्या क्या स्कोप है, किस तरह से यूनानी पैथी के जरिए से आप अपना क्लिनिक बढ़ा सकते हैं, अपना नाम बढ़ा सकते हैं, समाज में कैसे खिदमत कर सकते हैं, किन किन चीजों में आज यूनानी की जरूरत है, जो मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस हैं उसमें यूनानी का क्या रोल हो सकता है। तमाम चीजें जो ये आज मॉडर्न रिसर्च यूनानी के ताल्लुक से चल रही हैं, तो वो मैं सब आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो मैं नहीं यूनानी के कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में बस यही होगा कि इस कोर्स से, यूनानी पैथी से, क्लिनिकल यूनानी की क्या जरूरत है, उसके सब मैं आपको आगाह कराऊंगा। डे 2 में अगर बात की जाए, दूसरे दिन हम क्या करेंगे? दूसरे दिन हम तिब और तबीयत के बारे में पढ़ेंगे। तिब एंड तबीयत, तिब क्या है और तबीयत क्या है। देखिए, तबीयत को मुदब्बिर बदन कहा गया है, और यूनानी कंसेप्ट ये है कि असल तबीब, असल डॉक्टर तबीयत ही होती है, और जो बाहर के डॉक्टर हैं, जैसे हम सब जो इलाज करते हैं, वो तबीयत के खादिम है, और बस हमें उसकी मदद करनी होती है। तो जब यूनानी के नजरिए से हम किसी मरीज को देखते हैं, तो वहां पे तबीयत का एक बहुत ही अहम किरदार आता है।
जो लोगों को पता नहीं होता अक्सर। तो तबीयत क्या है, तिब आप एक क्या चीज है, तबीयत क्या है, इसमें मैं ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें मेरा जो मकसद होगा दूसरे दिन वो ये होगा कि तबीयत के बारे में मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए यूनानी को पिछड़ा मत समझिए। मेरे पास यूके से एक शख्स का व्हाट्सएप मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो पता ये लगा कि वहां पे भी यूनानी तिब से ताल्लुक से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यूके के अंदर। तो मैंने कहा बिल्कुल आप करिए। तो खैर फिर उनसे और बात हुई, उनके कुछ टाइमिंग के मसाइल और लैंग्वेज के मसाइल हैं। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि यूके के अंदर, लंदन के अंदर भी यूनानी तिब को फरोग मिल रही है। तो बहुत यूनानी तिब तरक्की कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई इनसे बात करके और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूके के अंदर भी यूनानी तिब के ताल्लुक से पढ़ाइयाँ हो रही हैं और वहाँ भी लोग इसके बारे में अवेयर हैं। डे 3 की अगर बात की जाए, तीसरे दिन हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो ये होगा कैफियत एंड मिजाज। देखिए कैफियत और मिजाज का पता होना बहुत जरूरी है। हर उम्र के लोगों का अलग मिजाज है, हर इंसान का अलग मिजाज है, हर दवा का अलग मिजाज है, हर मौसम का अलग मिजाज है। एक डॉक्टर को मिजाज को कंसिडर करते हुए ही इलाज को आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं? अगर मिजाज के बारे में नहीं मालूम तो दिक्कतें आने लगेंगी। तो मिजाज का जानना बहुत जरूरी है। और तीसरे दिन हम मिजाज के ही बारे में बात करेंगे, कैफियत के बारे में बात करेंगे, कितनी कैफियत है, क्या मिजाज है, किस तरह से मिजाज का ताल्लुक क्लिनिक से होता है, किस तरह से मिजाज के जरिए से हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। डे 4 की अगर बात की जाए, चौथे दिन, और ये कोई फिक्स नहीं है भाई, अगर मुझे तबीयत पढ़ाने में उस दिन दूसरे दिन पूरी नहीं हो सकी तो मैं तीसरे दिन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, मिजाज अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सका तो मैं मिजाज में 3 दिन में ले लूंगा। जो टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ कवर ये मैं सारे करूंगा, चाहे ये कोर्स 40 दिन में कंप्लीट हो चाहे 50 दिन में हो। उम्मीद यह है कि 28 दिन में ही हम कर देंगे। मैंने पूरा करिकुलम बना लिया है, इसका ट्रायल कर लिया है। उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह 28 दिन में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस ये खिंच गया तो कोई मसला नहीं। तो चौथे दिन हम पढ़ेंगे अखलाक के बारे में। अखलाक की बात की जाए तो बुकरात ने अखलात अरबा की बुनियाद पर तिब की बुनियाद रखी थी। उसने कहा था 4 अखलात हैं, दम बलगम सफरा सौदा, इनकी गड़बड़ी से ही बीमारियां आती हैं और इनको सही कर दो तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अखलाक के बारे में पढ़ेंगे, यही बुनियाद है यूनानी तिब में बीमारियों को देखने की। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। 5वें दिन हम क्या पढ़ेंगे? 5 से 10वें दिन हम पढ़ेंगे अद्विया के बारे में, दवाइयों के बारे में। इसमें मैं आपको मुफरत और मुरक्कब दोनों दवाइयों के बारे में बताऊंगा, मुफरत और मुरक्कब। जो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती हैं, आपके किचन में कौन सी दवाइयाँ रखी हैं, कौन सी मसाले आप दवा के तौर पे इस्तेमाल, कौन से ऐसे मसाले हैं जो दवा के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या क्या उनके फवायद हैं। मुरक्कब की भी बात बताऊंगा, कौन कौन से मुरक्कबात आजकल प्रचलन में है, किन किन से क्या क्या फायदा हो सकता है। मुफरत और मुरक्कब, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको, जो जरूरी है, कंप्लीट अगर ये बताने लगूंगा तो कई महीने मुफरत और मुरक्कब पे ही निकल जाएंगे। मैंने उसको टॉपिक्स को चुन लिया है, कौन कौन से मुफरदात मुझे बताने हैं, क्या क्या मुरक्कबात पढ़ाने हैं जो जरूरी और रेलेवेंट हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, तो 5 दिन अद्विया में लगेंगे। अगर ये 6-7 हो गए तब भी कोई मसला नहीं, और अगर 4 ही रह गए तब भी कोई मसला नहीं। ये बहुत ज्यादा कोई फिक्स नहीं है। डे 11 की अगर बात की जाए, डे 11 में क्या बात करेंगे? सैदला की। सैदला यानी दवाइयों का बनाना, अत्तार, अत्तार खाने में जो ये सब सिस्टम होता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज की बेसिक्स बातें बताऊंगा। अगर आपकी क्लिनिक पर माजून दबितुल बर्द ज्यादा चलता है तो माजून दबितुल बर्द आप घर पे ही कैसे बना सकते हैं, उसका नुस्खा आपको कहाँ मिलेगा, किन किताबों में मिलेगा, किस तरह से आप बता सकते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें ओरली मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से गोलियां बनाई जा सकती हैं यूनानी तिब के ताल्लुक से, और ये सब चीजें जो है इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। माजून दबितुल बर्द कैसे बन सकता है, लहू कैसे बन सकता है, खमीरा कैसे बन सकता है, ये सब चीजें बताई जाएंगी इसमें, जो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 11वें दिन हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी एक माजून को पकड़ लेंगे, माजून आरत खुरमा को, माजून दबितुल बर्द को, कि वो कैसे बनाया जा सकता है। क्या आप, अगर आपकी क्लिनिक पर बहुत बिकने लगा माजून आरत खुरमा, तो बजाय इसके कि आप हमदर्द का और देहलवी का खरीदें, आप अपना बना के भी मार्केट में ला सकते हैं अपने क्लिनिक पर। डे 12 की अगर बात की जाए तो इसमें हम बात करेंगे असबाब सित्ता जरूरिया की। असबाब सित्ता जरूरिया यानी 6 एसेंशियल फैक्टर्स। ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी सेहत। क्या क्या है वो मैं सब बताऊंगा आपको। और आप हैरान होंगे कि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो आजकल मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बने हुए हैं कि उसमें दवाइयों से वो ठीक नहीं होते। जैसे डायबिटीज है,
डायबिटीज की खाते रहिए, एक दवाई हुई, एक सॉल्ट हुआ, फिर दो हुए, तीन हुए, फिर इंसुलिन लगने लगी, वो कभी ना रिवर्स होती ना सही होती। लेकिन अगर वही असबाब सित्ता जरूरिया में जो यूनानी पैथी ने 6 एसेंशियल फैक्टर्स बताए थे उनके अंदर तब्दीली कर दी जाए तो डायबिटीज जरूर रिवर्स हो जाएगी और डायबिटिक मरीज हील हो जाएगा। तो वही असबाब सित्ता जरूरिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि असबाब सित्ता जरूरिया क्या है और क्लिनिकली और मरीज को ठीक करने के लिए इलाज में इसका क्या फायदा है। डे 13 की अगर बात की जाए, 13 to 15, इसमें इलाज की तदबीर की बात की जाएगी। इलाज विद तदबीर यानी रेजिमेनल थेरेपी। रेजिमिनल थेरेपी इसमें जो यूनानी पैथी की थेरेपीज हैं जैसे हिजामा है, फज्द है, नुदूल है और तमाम हिजामा की भी फिर जो मुख्तलिफ किस्में हैं, ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इनके फवायद हैं, कैसे आप ये कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। और यही अब यूनानी तिब की बहुत जबरदस्त जड़ है, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, बहुत ज्यादा इस तरह के मरीज आपके पास आ सकते हैं और इसके बहुत फवायद भी हैं। क्योंकि मैं खुद इलाज की तदबीर से एमडी कर रहा हूँ, तो इलाज की तदबीर के जरिए से बहुत सारे मरीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए और ये मैं कहूँगा कि ये बस तिब की जान है। दिस इज हार्ट ऑफ यूनानी तिब, इलाज की तदबीर। इसके बारे में मैं जो थेरेपीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, क्लिनिकली जो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगती है। ठीक है, अब डे 16 की अगर बात की जाए तो इसमें हम मुंजिज मुसिल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। मुंजिज एंड मुसिल थेरेपी, देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि यूनानी तिब जो मर्ज को देखती है, डिजीज को देखती है, वो देखती है दम बलगम सफरा सौदा में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। अब बलगम सौदा, ये सब बीमारियां बॉडी के अंदर सौदा बढ़ गया, तो जैसे सोराइसिस है, सोरियासिस में सौदा बढ़ गया, तो सौदा को निकालने के लिए उसे पकाना पड़ता है, उसे नुजुश देना पड़ता है। उसकी एक अलग दवाइयां हैं, कौन कौन सी दवाइयों से हम सौदावी मर्ज को नुजुश दे सकते हैं, किन किन दवाइयों से बलगमी अमराज में हम नुजुश दे सकते हैं, फिर उनको मुसिल कौन कौन से हो सकते हैं और किन बीमारियों में नुजुश देने की जरूरत नहीं होती। तो मुंजिज मुसिल के बारे में मैं डे 16 में आपको बताऊंगा और ये भी यूनानी तिब का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन है क्लिनिकली। अगर बात की जाए डे 17 ऑनवर्ड्स, इसके बाद हमारे पास 10 दिन तकरीबन बचेंगे और इसमें फिर हम बीमारियां डिस्कस करेंगे। और बीमारियों में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली डिजीजेज, उनका ट्रीटमेंट यूनानी के ताल्लुक से और जो नुस्खे इस्तेमाल में हैं वो। ठीक है, एक एक सिस्टम हम पकड़ेंगे, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पकड़ेंगे, नर्वस सिस्टम पकड़ेंगे, इसमें इसकी सब बीमारियां लेंगे। और जीआईटी पकड़ेंगे, जीआईटी में जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, ये सब जो है देखेंगे कैसे कैसे इनका इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे हमने लीवर पकड़ा, लीवर में हम बताएंगे फैटी लीवर के बारे में, जॉन्डिस के बारे में, फाइब्रोसिस के बारे में, सिरोसिस के बारे में, क्या क्या इलाज इनके हो सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की बीमारियों के बारे में बात होगी। अगर किसी को एक्यूट किडनी फेलियर है तो उसे कैसे रिवर्स किया जा सकता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर में यूनानी पैथी क्या कहती है, क्या तरीका इलाज है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और तमाम जैसे डायबिटीज मेलाइटिस भी एक्सीडिटिस किडनी की बीमारी तस्वुर की जाती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो भी मेन बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है, वो सब कवर करेंगे, एक एक सिस्टम वाइज हम करेंगे। माइग्रेन है और क्रोनिक हेडेक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए कि जहां पर नर्व्स कमजोर हो गई, टिंगलिंग हो रही है, पैरालिसिस हो गया है, फालिज है, लकवा है, सब बीमारियों के बारे में, जो मेजर बीमारियां हैं उनके बारे में, एक एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। उनका ट्रीटमेंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, नुस्खे बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो जो मेरे पास मौजूद है, जो मैंने आजमाए हैं। और फाइनली जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, दोनों में, उसके लिए स्पेशल लेक्चर होगा यहाँ पे, एक दो दिन उसमें भी लगेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या तरीकेकार इलाज का हो सकता है। और फिर डर्मा की भी डिजीज हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें डर्मेटोलॉजी की तो सोरियासिस है और एक्जिमा है, जितनी भी ये सब डिजीज है, दाद है, खाज है, खुजली है, सब इसके बारे में मैं आपको यूनानी के ताल्लुक से बताऊंगा। और दीगर बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि मेरे पास एक मरीज है उड़ीसा के, सिकल सेल एनीमिया के, वो यूनानी पैथी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ेरे इलाज हैं और उनको बहुत फायदा है और उनके
लाइफ बेहतर हो गई। देखिए सिकल सेल एनीमिया ठीक तो नहीं हो सकता, जो कहेगा ठीक हो जाएगा तो झूठ बोल रहा है। सोरियासिस ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल करना हमारा मकसद है, उसकी लाइफ बेहतर हो जाए ये हमारा मकसद है। तो वो हम करते हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, ये कोर्स ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है, बस मैंने आपको ब्रीफिंग दी इसमें कि कैसे ये होगा, और ये जो डिटेल है ये आपके साथ सब डिस्कस की जाएंगी। बाकी अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप एक अलग पर्सनैलिटी हो जाएंगे 28 दिन के बाद यूनानी के ताल्लुक से, और आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से इंक्वायरी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप इस ताल्लुक से। लेकिन यह है कि अगर यूनानी में दिलचस्पी और यूनानी नहीं जानते तो फिर आपको ये करना ही चाहिए। बाकी आप अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ सजेशंस हैं आपके तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी तो बहुत सारी इसकी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई वो भी बहुत जल्द हो जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बाकी थैंक यू।